हिमालय की अछूती धवल चोटियों के मध्य, जहां बादल पर्वतों से बातें करते थे और नदियां चांदी की धाराओं सी प्रतीत होती थी, एक समृद्ध और शांत राज्य बसा था अवंतीपुर। यह राज्य केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा विक्रमादित्य और उनकी विदुषी करुण आमयी रानी धारिणी के लिए भी प्रसिद्ध था। उनके शासन में अवंतीपुर में ज्ञान, कला और समृद्धि का ऐसा संगम था कि दूर दूर के राज्यों के लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते थे। महल के झरोखों से देखने पर नीचे घाटी में फैले खेत केसर की क्यारियों और सुनहरे धान से लहलहाते थे, और अलकनंदा नदी का पवित्र जल राज्य को सींचता हुआ बहता था। राजा और रानी के जीवन में सब कुछ था, सम्मान, समृद्धि, प्रजा का प्रेम, लेकिन एक कमी थी जो उनके दिलों को सालती थी। उनके विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनगिनत यज्ञ किए, देवताओं की आराधना की और ऋषियों का आशीर्वाद लिया। अंततः उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। रानी धारिणी ने गर्भ धारण किया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 महीनों के इंतजार के बाद शरद पूर्णिमा की उस धवल रात्रि में, जब चांद अपने पूर्ण यौवन पर था और उसकी शीतल चांदनी पूरे अवंतीपुर को अमृत से नहला रही थी, राजकुमारी का जन्म हुआ। वो इतनी सुंदर थी मानो स्वयं चांद का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें गहरी झील सी थी, त्वचा चंदन सी दमक रही थी और उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने उसका नाम रखा वसुंधरा, क्योंकि वह उनके लिए पूरी पृथ्वी के समान अनमोल थी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। महल दीपों और फूलों से सजाया गया, गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे गए और हर मंदिर में धन्यवाद के भजन गाए जाने लगे। इस खुशी के मौके पर राजा विक्रमादित्य ने अपने राजगुरु और हिमालय के महान सिद्ध योगी महर्षि भृगु को महल में आमंत्रित किया, ताकि वे राजकुमारी को अपना आशीर्वाद दें और उसकी जन्मपत्री बनाएं। महर्षि भृगु, जिनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था, अपनी जटाओं और तेजस्वी मुखमंडल के साथ राजसभा में पधारे। राजा और रानी ने उनके चरण धोए और उन्हें सर्वोच्च आसन पर बिठाया। राजा ने राजकुमारी वसुंधरा को महर्षि की गोद में दे दिया। महर्षि ने बच्ची को देखा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए वात्सल्य उभरा, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। सभा में पूर्ण शांति छा गई। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि महर्षि क्या कहेंगे। कुछ देर बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में एक अजीब सी गंभीरता और करुणा का भाव था। महाराज, उन्होंने धीमी गहरी आवाज में कहा, आपकी पुत्री साक्षात देवी का अंश है। ये सौंदर्य, कला और संस्कारों की प्रतिमूर्ति बनेगी। इसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। ये अवंतीपुर के इतिहास की सबसे यशस्वी राजकुमारी होगी। ये सुनकर राजा और रानी का हृदय गर्व से भर गया, लेकिन वे महर्षि के चेहरे पर छाई चिंता को भाप गए थे। किंतु गुरुदेव, रानी धारिणी ने कांपते स्वर में पूछा, आपके मुख पर यह विषाद क्यों है? क्या कोई अशुभ संकेत है? महर्षि ने एक गहरी सांस ली। देवी, नियति के लेख विचित्र होते हैं। राजकुमारी की जन्मपत्री में एक असाधारण योग है, एक ऐसा योग जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व राजकुमारी के विवाह पर निर्भर करेगा। मैं समझा नहीं गुरुदेव, राजा विक्रमादित्य ने चिंतित होकर कहा। कृपया स्पष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, जब राजकुमारी विवाह योग्य होगी तो उसका विवाह एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारों के साथ करना होगा। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य अवाक रह गए। ये कैसी बात थी? एक राजकुमारी का 2 पुरुषों से विवाह? ये तो धर्म और परंपरा के विरुद्ध था।
ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? राजा ने लगभग चीखते हुए कहा, ये असंभव है, ये अधर्म है। मेरी इकलौती बेटी के साथ ऐसा अन्याय मैं कैसे होने दे सकता हूं? इसका कारण क्या है? महर्षि की आंखें दुख से भर गई। महाराज, शांत हो जाइए। ये नियति का विधान है जिसे टालना मेरे या आपके वश में नहीं है। सदियों पहले आपके पूर्वजों ने इस भूमि को कालके नामक एक भयानक राक्षस और मोहिनी नामक एक शक्तिशाली यक्षिणी से जीता था। उस युद्ध में वे पराजित तो हुए, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। उनकी आत्माएं आज भी इस घाटी की सीमाओं पर अदृश्य रूप में बंधी हुई है, सही अवसर की प्रतीक्षा में। वे इस राज्य पर अपना अधिकार मानते हैं। उन्होंने आगे समझाया, राजकुमारी की कुंडली में जो दिव्य ऊर्जा है वो उस बंधन को कमजोर कर देगी। जिस दिन उनका विवाह होगा वो बंधन टूट जाएगा। यदि उनका विवाह केवल एक राजकुमार से हुआ तो अधूरी ऊर्जा के कारण कालके और मोहिनी मुक्त हो जाएंगे। वे अपनी पूरी शक्ति के साथ अवंतीपुर पर आक्रमण करेंगे। कालके अपनी राक्षसी सेना के साथ इस राज्य को श्मशान बना देगा और मोहिनी अपनी माया से पुरुषों को वश में कर उन्हें दास बना लेगी। ये सुंदर राज्य भूतों और प्रेतात्माओं का निवास बन जाएगा। यहां केवल विनाश और अंधकार का वास होगा। राजा विक्रमादित्य का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो दो राजकुमारों से विवाही क्यों? इसका क्या तर्क है? क्योंकि कालके शक्ति का प्रतीक है और मोहिनी युक्ति और माया का, महर्षि ने समझाया। उन्हें हराने के लिए इन दोनों ही गुणों की पराकाष्ठा की आवश्यकता है। राजकुमारी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो बल और पराक्रम में अद्वितीय हो, जिसकी भुजाओं में इंद्र का बल हो, और दूसरा राजकुमार ऐसा होना चाहिए जो बुद्धि, विवेक और स्ट्रैटेजी में बृहस्पति के समान हो। जब शक्ति और युक्ति का ये संगम राजकुमारी वसुंधरा के माध्यम से एक होगा, तभी एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बनेगा जो कालके और मोहिनी की बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। ये दो शरीरों का नहीं, दो गुणों का मिलन है जो इस राज्य को बचाएगा। राजा विक्रमादित्य हताश होकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। इसका कोई और समाधान नहीं है गुरुदेव? कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई उपाय? महर्षि भृगु ने दुख के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से हर संभावना को देख लिया है। इसका कोई और समाधान नहीं है, यही एकमात्र मार्ग है। ये कहकर महर्षि भृगु मौन हो गए। राजा और रानी अपनी नवजात पुत्री को देख रहे थे, जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, और उनका हृदय भविष्य की इस भयानक कल्पना से टूट रहा था। अवंतीपुर के महान उत्सव पर एक अमिट अंधकारपूर्ण भविष्यवाणी की छाया पड़ चुकी थी। समय अपनी गति से बहता रहा। राजकुमारी वसुंधरा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह कलाकला बढ़ती हुई बड़ी होने लगी। जैसा कि महर्षि ने कहा था, वो अद्भुत थी। उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, उसके मन में करुणा, वाणी में मधुरता और व्यवहार में शालीनता थी। उसने गुरुओं से वेद, शास्त्र और राजनीति की शिक्षा ली। उसने अपने पिता से तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखी और अपनी मां से संगीत और चित्रकला। वो जितनी कुशल शस्त्र चलाने में थी, उतनी ही निपुण वीणा बजाने में भी। जब वो अपनी सखियों के साथ महल के बगीचों में घूमती तो फूल भी शर्मा जाते और पक्षी उसका साथ देने के लिए मधुर गीत गाने लगते। लेकिन इन सब के बावजूद राजकुमारी की आंखों में एक अनकही उदासी रहती थी। राजा और रानी ने उसे उस भविष्यवाणी के बारे में कभी नहीं बताया था, लेकिन महल की दीवारों में फुसफुसाहटें तैरती थी। वसुंधरा ने महसूस किया था कि उसके भविष्य से जुड़ा कोई गहरा रहस्य है, एक बोझ है जिसे उसका पूरा राज्य महसूस करता है। वो अक्सर अकेली बैठकर हिमालय की ऊंची चोटियों को देखती और सोचती कि उसकी नियति में क्या लिखा है। जब वसुंधरा ने अपने 18वें वसंत में प्रवेश किया तो उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे भरतखंड में फैल गई। वो विवाह योग्य हो गई थी
और राजा विक्रमादित्य का हृदय हर दिन भारी होता जा रहा था। उन्हें महर्षि भृगु के शब्द याद थे। अब उस भयानक निर्णय को लेने का समय आ गया था। उसी समय भरतखंड में दो राजकुमारों का नाम सबकी जुबान पर था। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय थे, जैसे दो विपरीत ध्रुव। पहला था विराटगढ़ का राजकुमार अजय। अजय का नाम ही उसके व्यक्तित्व का पर्याय था। वो अजय था। उसका शरीर वज्र के समान गठा हुआ था। उसकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था। उसने बचपन से ही देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से मल्लयुद्ध, गदायुद्ध और तलवारबाजी की शिक्षा ली थी। कहा जाता था कि जब वो अपने भाले का प्रहार करता था तो धरती कांप जाती थी, और जब वो गरजता था तो शत्रु के दिल दहल जाते थे। उसने अकेले ही कई राक्षसों का संहार किया था और अपने राज्य की सीमाओं को मीलों तक बढ़ा दिया था। अजय पराक्रमी, साहसी और थोड़ा हठी था। उसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था और वो मानता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान बाहुबल से हो सकता है। वो सीधा और खरा था। कूटनीति और छलकपट उसे पसंद नहीं थे। दूसरा था ज्ञानपुर का राजकुमार सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का राज्य अपनी सैन्य शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों के लिए प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ अजय से बिल्कुल विपरीत था। वो शांत, गंभीर और चिंतनशील था। उसकी शक्ति उसकी बुद्धि थी। वो शतरंज का ऐसा खिलाड़ी था कि बड़े बड़े रणनीतिकार उसके सामने हार मान जाते थे। उसने राजनीति, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन का गहरा अध्ययन किया था। वो किसी भी समस्या को जड़ से समझकर उसका ऐसा समाधान निकालता था जो स्थायी और शांतिपूर्ण हो। वो मानता था कि तलवार की धार से अधिक तेज बुद्धि की धार होती है। उसका व्यक्तित्व शांत झील की तरह था, गहरा और स्थिर। दोनों ही राजकुमार अत्यंत रूपवान थे। अजय का सौंदर्य धधकती हुई ज्वाला के समान था, तेज, आकर्षक और प्रचंड। वहीं सिद्धार्थ का सौंदर्य पूर्णिमा के चांद जैसा था, शीतल, शांत और मनमोहक। और विडंबना यह थी कि दोनों ने ही राजकुमारी वसुंधरा के गुणों और सुंदरता की कहानियां सुनी थी और मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखने लगे थे। राजा विक्रमादित्य ने भारी मन से पूरे देश में राजकुमारी वसुंधरा के विवाह की घोषणा की, लेकिन उन्होंने घोषणा में उस भयानक शर्त का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल ये संदेश भेजा कि जो भी राजकुमार स्वयं को वसुंधरा के योग्य समझता हो, वो अवंतीपुर आए। घोषणा सुनकर अजय और सिद्धार्थ दोनों ने ही अवंतीपुर की ओर प्रस्थान किया। अजय अपने भव्य रथ पर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आया। उसका आगमन किसी विजय जुलूस जैसा था। दूसरी ओर सिद्धार्थ अपने कुछ चुनिंदा मंत्रियों और विद्वानों के साथ शांति से बिना किसी आडंबर के पहुंचा। अवंतीपुर में दोनों राजकुमारों का भव्य स्वागत हुआ। जब वे पहली बार राजसभा में एक दूसरे से मिले तो हवा में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा घुल गई। अजय ने सिद्धार्थ को देखा, एक शांत, दुबला-पतला युवक जो किसी योद्धा से अधिक एक विद्वान लग रहा था। अजय के मन में उसके लिए तिरस्कार का भाव आया। ये व्यक्ति वसुंधरा के योग्य कैसे हो सकता है? उसने सोचा। वही सिद्धार्थ ने अजय को देखा, एक अभिमानी योद्धा जो अपनी मांसपेशियों के अलावा और कुछ नहीं देख सकता था। क्या केवल बल से एक राज्य और एक रानी का दिल जीता जा सकता है? सिद्धार्थ ने मन में विचार किया। दोनों ने एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया था। वे नहीं जानते थे कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों राजकुमारों को कुछ दिन महल में अतिथि के रूप में रखा। इस दौरान उन्होंने दोनों को परखने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की। शस्त्र प्रतियोगिता में अजय ने हर प्रतिद्वंद्वी को ऐसे हराया जैसे कोई सिन्ह मेमनों के झुंड से खेल रहा हो। उसकी तलवार की गति बिजली की तरह थी और उसके बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे।
उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। फिर शास्त्रार्थ और नीति चर्चा का आयोजन हुआ। यहां सिद्धार्थ का जादू चला। उसने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसी ऐसी गूढ़ समस्याओं को सुलझाया कि बड़े बड़े मंत्री और विद्वान भी दंग रह गए। उसकी बुद्धि की गहराई अतुलनीय थी। राजकुमारी वसुंधरा झरोखे से ये सब देख रही थी। वो दोनों से ही प्रभावित थी। अजय का साहस और आत्मविश्वास उसे आकर्षित करता था, तो सिद्धार्थ की शांति और ज्ञान उसे सम्मान से भर देता था। उसका हृदय दुविधा में पड़ गया। अंततः वो दिन आया जब राजा विक्रमादित्य को निर्णय लेना था। उन्होंने अजय और सिद्धार्थ दोनों को अपनी निजी मंत्रणा कक्ष में बुलाया। कक्ष में रानी धारिणी और महर्षि भृगु भी उपस्थित थे, जो इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए विशेष रूप से पधारे थे। राजा विक्रमादित्य का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, राजकुमार अजय, राजकुमार सिद्धार्थ, आप दोनों ही हर दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। अवंतीपुर आपका आभारी है कि आपने यहां पधार कर हमारा मान बढ़ाया। राजकुमारी वसुंधरा भी आपके गुणों से प्रभावित है। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन राजा ने कांपते स्वर में कहा, मेरे सामने एक ऐसी विवशता है, एक ऐसी नियति है जिसे मैं बदल नहीं सकता। इस राज्य और मेरी पुत्री के जीवन को बचाने के लिए आप दोनों को ही राजकुमारी वसुंधरा से विवाह करना होगा। एक पल के लिए कक्ष में पत्थर की तरह खामोशी छा गई। अजय और सिद्धार्थ को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। फिर अजय का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी आवाज में गर्जना थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये कैसा अपमान है? क्या आप हमें कोई वस्तु समझते हैं जिसे बांध दिया जाएगा? मैं, विराटगढ़ का राजकुमार अजय, इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। राजकुमारी को या तो मैं मिलूंगा या कोई नहीं। सिद्धार्थ शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में भी घोर आश्चर्य और अस्वीकृति का भाव था। वो राजा के चेहरे पर पीड़ा और विवशता को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं, इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण है। शांत हो जाओ पुत्र अजय, महर्षि भृगु ने अपनी शांत स्थिर आवाज में कहा। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि अजय भी चुप हो गया। तब राजा विक्रमादित्य ने आंसुओं को रोकते हुए उन्हें वसुंधरा के जन्म के समय की गई पूरी भविष्यवाणी सुनाई। उन्होंने काल के राक्षस और मोहिनी यक्षिणी के खतरे के बारे में, राज्य के विनाश की आशंका के बारे में और शक्ति तथा युक्ति के संगम की अनिवार्यता के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर दोनों राजकुमार स्तब्ध रह गए। अजय का क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी जगह अब उलझन और अविश्वास ने ले ली थी। क्या ऐसी बातें सच हो सकती थी? सिद्धार्थ का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। वो हर कोण से इस समस्या का विश्लेषण कर रहा था। ये एक अभूतपूर्व स्थिति है, सिद्धार्थ ने अंततः कहा, लेकिन क्या इसका कोई और विकल्प नहीं है? क्या हम उन दुष्ट शक्तियों का सामना सीधे नहीं कर सकते? नहीं राजकुमार, महर्षि भृगु ने कहा, उनकी शक्ति मायावी है और वे अदृश्य है। वे तभी प्रकट होंगे जब विवाह के बाद बंधन टूटेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कक्ष में फिर से निराशाजनक चुप्पी छा गई। अजय और सिद्धार्थ एक दूसरे को देख रहे थे। वे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझते थे, लेकिन अब नियति उन्हें एक ही धागे में बांधने की कोशिश कर रही थी, एक ऐसा धागा जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तभी महर्षि भृगु की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। एक उपाय है, उन्होंने धीरे से कहा। यह निश्चित समाधान नहीं है, बल्कि एक आशा की किरण है, एक बहुत ही क्षीण किरण। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। इस राज्य की सीमा पर जो घना और भयानक अंधकार वन है, महर्षि ने कहना शुरू किया, उस वन के उस पार, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया, एक प्राचीन खंडहर हो चुका शिव मंदिर है। उस मंदिर के प्रांगण में एक सहस्र वर्ष पुराना विशाल बरगद का पेड़ है।
किंवदंतियों के अनुसार उस पेड़ पर मणिप्रभा नाम की एक सतरंगी चिड़िया रहती है। वो कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उसका हर पंख एक अलग रंग का है और उसके कंठ से निकला संगीत ब्रह्मांड की धुन को बदल सकता है। उन्होंने आगे कहा जाता है कि यदि कोई निस्वार्थ और साहसी आत्मा उस तक पहुंच जाए तो वो उसकी एक इच्छा पूरी करती है या किसी भी समस्या का समाधान बता सकती है। शायद वो मणिप्रभा इस भविष्यवाणी को बदलने का या इसे टालने का कोई रास्ता बता सके। ये सुनकर अजय की आंखों में एक नई चमक आ गई। एक चुनौती, एक साहसिक कार्य, ये कुछ ऐसा था जिसे वो समझता था। मैं जाऊंगा, उसने तुरंत कहा। मैं उस चिड़िया को ढूंढ कर लाऊंगा। ये इतना सरल नहीं है राजकुमार, महर्षि ने चेतावनी दी। वो वन मायावी है। वो यात्रियों के मन में भ्रम और भय पैदा करता है। आज तक जो भी उसमें गया लौट कर नहीं आया, और ये यात्रा तुम अकेले नहीं कर सकते। तो फिर? अजय ने पूछा। महर्षि ने सिद्धार्थ की ओर देखा। इस यात्रा में शक्ति और युक्ति दोनों की आवश्यकता होगी। तुम्हें, अजय, अपने बल से मार्ग बनाना होगा और तुम्हें, सिद्धार्थ, अपनी बुद्धि से माया को काटना होगा। तुम दोनों को ये यात्रा एक साथ करनी होगी। ये सुनकर दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा। एक साथ? ये विचार ही उन्हें असहज कर रहा था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। राजकुमारी वसुंधरा के सम्मान के लिए, अवंतीपुर के भविष्य के लिए और शायद अपने स्वयं के भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए उन्हें यह करना ही था। हमें स्वीकार है, सिद्धार्थ ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अजय ने भी अनिच्छा से सिर हिला दिया। इस प्रकार दो प्रतिद्वंद्वी राजकुमार, जो एक दूसरे को नापसंद करते थे, एक असंभव लगने वाली खोज पर एक साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी यात्रा केवल एक चिड़िया को खोजने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को और एक दूसरे को खोजने की भी थी।